अध्याय 18 कक्षा 6 महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। तो जनपद किसे कहते थे? जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। जनपद का अर्थ जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान भी होता है। इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। दोनों ही प्रकार के थे। राजतंत्रात्मक प्रणाली भी पाई जाती थी और गणतंत्रात्मक प्रणाली भी पाई जाती थी। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपदों ने छोटे छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाजनपद बन गए। यानी जो बड़े जनपद थे उन्होंने छोटे जनपदों को अपने अंदर मिला लिया और वो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंदी भी की गई थी। महाजनपद के शासक नियमित सेना रखते थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल इनको रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। ये आहत सिक्के हैं जिन पर कुछ न कुछ चिन्ह अंकित थे। आहत सिक्कों के रूप में भुगतान होता था। इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद, ये सभी महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ये कम्बोज है, गंधार महाजनपद जो पाकिस्तान में कम्बोज, गंधार और कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पंचाल, मल्ल, कौशल, वत्स, अवंती, चैदी, काशी, मगध, अंग, वज्जी और ये अश्मक है जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, अश्मक। और ये आप कह सकते हो भारत के उत्तर पश्चिम में कम्बोज और पूर्व में मगध। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये प्रमुख महाजनपद है जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 16। इस सारणी में भी 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। महाजनपद का नाम, महाजनपद की राजधानी, वर्तमान शहर, स्थान जहाँ ये महाजनपद थे। तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, ये बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिलों का क्षेत्र है। मगध, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में वाराणसी, उसके आसपास का क्षेत्र काशी। कौशल, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या, फैजाबाद का क्षेत्र है ये। वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनारा और पावा। 7वां महाजनपद है चैदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती। वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। पंचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक की राजधानी पोतन। अवंती की राजधानी, 2 राजधानी है इसकी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। कम्बोज, राजपुर और गंधार, तक्षशिला। गंधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला है। प्रमुख महाजनपद, अब हम देखेंगे प्रमुख महाजनपदों के बारे में। प्रमुख महाजनपद सबसे पहले मत्स्य महाजनपद, यहाँ मत्स्य है। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। यानी मत्स्य महाजनपद का विस्तार है वो आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर वर्तमान में इसका नाम बेराट
महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का समय बिताया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन से महाजनपद में महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था? इसका वर्तमान नाम विराट है और उसमें मत्स्य महाजन की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट है काशी। काशी कई बौद्ध जातक कथाओं में राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई। यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। काशी है वह महाजनपद काल में प्रारंभिक अवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। प्रारंभिक अवस्था में पूछा जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? काशी था और बाद में मगध। इसकी राजधानी वाराणसी थी जो अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। तो कौन सी राजधानी? वाराणसी, जो अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गई। तो काशी किस राज्य में विलीन हो गई थी? कौशल में विलीन हो गई थी। नेक्स्ट होगा कौशल। कौशल राज्य या कौशल महाजनपद, इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल की राजधानी रामायण काल में अयोध्या थी। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। तो सूर्यवंशी शासकों ने शासन किया कौशल पर। इस पर शासन किया कौशल पर। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। रामायण में तो कौशल की राजधानी कौन सी बताई गई है? अयोध्या बताई गई है। और बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी श्रावस्ती कही गई है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था कौशल। नेक्स्ट अंग, चौथा है अंग। यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। आधुनिक बिहार, मुंगेर तथा भागलपुर जिले में सम्मिलित थे। इसमें सम्मिलित थे कौन से? बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मगध व अंग राज्यों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? चंपा नदी। चंपा इसकी राजधानी का नाम भी था। यानी कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी का नाम एक नदी के नाम पर है? तो वह है अंग। वो व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ। अंत में यह मगध में विलीन हो जाता है। अंग किस में विलीन हो जाता है? मगध में। नेक्स्ट है मगध। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले के भू प्रदेश पर है। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्राचीनतम राजधानी पूछे तो गिरिव्रज थी। बाद में राजगृह, पाटलिपुत्र आदि इनकी राजधानी बनी। प्रारंभ में यह एक छोटा राज्य था पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो एक बुद्ध काल में 4 शक्तिशाली कौन कौन से थे? एक तो था कौशल और दूसरा है मगध। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी। यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। यह एक संघात्मक गणराज्य था। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। यानी वज्जी संघ में 8 शाखाएं थी। 2 मल में थी और 8 शाखाएं किस में थी? संघात्मक राज्य की वज्जी में। तो कुल शाखाएं पूछे तो 10। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है मल।
यह भी एक गणराज्य था जो 2 भागों में बंटा हुआ था। जैसे वज्जी 8 भागों में बंटा हुआ था, उसी प्रकार मल्ल है, ये 2 महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बाकी सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसमें 2 भाग थे, 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आधुनिक कुशीनगर, दूसरे की राजधानी पावा थी। मल्ल लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। ये याद रखना है, मल्ल होते हैं मल्ल जो अपने साहस और युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। तो किस स्थान या किस महाजनपद के लोग अपने साहस और युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे? तो आंसर आपके पास है मल्ल राज्य अंततः मगध राज्य द्वारा जीत लिया गया। चेदी, यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, जिसे बौद्ध साक्ष्य में सोथिवती कहा गया है। ये भी याद रखना है, सोथिवती, शक्तिमती। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। शिशुपाल कहाँ का राजा था? चेदी का, जिसके शासनकाल में इस राज्य में बहुत उन्नति की। इसी समय इस वंश की शाखा कलिंग में स्थापित हुई। यानी चेदी वंश की जो शाखा है, चेदी महाजनपद की जो शाखा है वो कहाँ स्थापित हुई? कलिंग में। नेक्स्ट है वत्स। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। ये याद रखना है, उदयन किस महाजनपद का शासक था? वत्स का। बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में, ये चौथा आ गया, देखो वत्स। कुरु, इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास का प्रदेश था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी स्मृति आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था। तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब किस में आते हैं? कुरु में। नेक्स्ट है पंचाल। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बंदायू, फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। यह 2 भागों में विभक्त था। पंचाल 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। सूरसेन, इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों की यदु अथवा यादव कहा गया। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। नेक्स्ट है अश्मक। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखना है आपको। अश्मक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। इसकी राजधानी पोतिल अथवा पोदन थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। अश्मक को किसने मिलाया था? अवंती ने। ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। अवंती इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान में उज्जैन का भूप्रदेश और नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था। ये राज्य में 2 भागों में बंटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। यानी अवंती है वो 2 भागों में बंटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी ऊ से उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी थी? महिष्मती। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में भी यह एक था। बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित हो जाता है। तो 4 शक्तिशाली बुद्ध के समय में कौन कौन से थे, ये भी आपको याद रखने हैं। गांधार 15वां महाजनपद है। गांधार यह राज्य है वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में है। पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी, प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश
भाग भी आता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उसमें शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। फिर है कंबोज, इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है, अतः यह महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शां के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से। राजपुर और द्वारका किस राज्य के दो प्रमुख नगर थे? कंबोज के। पहले यह राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। तो अब 16 महाजनपदों में से आपको कमेंट करके ये बताना है कि 16 महाजनपदों में से कितने वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए। महाजनपदों की शासन व्यवस्था। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वह वंशानुगत शासन होता था। वहीं गण राज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे। राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। वह निर्वाचित किया जाता था। राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। मंत्री परिषद, यह मंत्री परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। राजा को शासन चलाने में कौन सलाह देती थी? मंत्री परिषद। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी। परिषद, यह वर्तमान में लोकसभा के समान थी। गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देती थी। गणपति और मंत्री परिषद यानी राजा और मंत्री परिषद ये परिषद को जानकारी देती थी। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य बैठते थे। सेना व पुलिस, गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। बड़े नगरों व राजधानी की देखभाल के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी। सेना और पुलिस ये भी थी। न्याय व्यवस्था देखो कैसी थी महाजनपद काल में। गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर के न्यायालय द्वारा किसी भी अपराधी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था। निर्दोष पाए जाने पर उसे छोड़ दिया जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाजनपद काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड देता था। सभी न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी बता देते थे, उसके बाद में राजा उसे दंड देता था। कर और आय व्यवस्था। आय व्यय, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कृषि, व्यापार व व्यवसाय से कर लिया जाता था। वनों और खदानों से होने वाली आय राज्य की आय होती थी। इससे मंत्री परिषद, सेना, पुलिस का खर्चा चलाया जाता था। समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्य स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों? इस काल में आरंभिक राज्य नगरों लोहे का प्रयोग आरंभिक राज्य नगरों का विकास हुआ। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सिक्कों के विकास के साथ सिक्कों का विकास भी हुआ। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकास हुआ। इसलिए बौद्ध एवं जैन साहित्य स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। नेक्स्ट है, लगभग 700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा। इससे बनाए जाने वाले औजारों से कृषि व अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई। यह वह समय था जब गंगा यमुना नदी के तट पर अनेक प्रमुख शहर बसे थे। इन शहरों में इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बनारस आज भी प्रसिद्ध नगरों में गिने जाते हैं।
गंगा नदी के आसपास अपने इतने सारे शहरों के होने का भी कारण था। गंगा नदी स्वयं ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरे, गंगा घाटी का जो इलाका था वह पास में ही लोहे ऐशक काफ़ी मात्रा में वहां पर मिलता था। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ महाजनपदों ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया। इनमें से एक मगध इतना बड़ा था कि उसके विस्तार को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा था? गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है महाजनपद, मगध महाजनपद। तो कौन से महाजनपद को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता था? मगध को। यह कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगले प्रश्न अनुच्छेद में हम यह जानेंगे। मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य में कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध आधुनिक बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब इसकी उत्कृष्टता के क्या कारण थे? मगध की महत्ता के कारण, मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। अब जिस महाजनपद को अपनी सेना में रखने के लिए बिना किसी पैसे के हाथी मिल जाते हैं तो उसका विकास होगा अपने आप। मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। अब ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति, भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी, आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, इसलिए भी ये उत्कृष्टता की ओर पहुंचा। मगध में लोहा खनिज के भंडार भी थे, जिनसे लोहा निकालकर मजबूत औजारों और हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। पहाड़ियों के बीच बसा गिरिव्रज एक किलेबंद शहर था। अब पहाड़ियों के बीच में था तो यहाँ पर कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था। बाद में मगध की ये राजधानी बन जाता है गिरिव्रज। राजगृह एवं पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में थे। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहाँ किसी भी शत्रु के लिए पहुँचना दुष्कर था। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पाकर इन पर अधिकार करना सहज नहीं था। मगध के प्रमुख शासक व उनके नाम, प्रमुख वंश व उनके नाम: हर्यक वंश, बिंबिसार और अजातशत्रु। मगध में हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, हर्यक वंश, बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्मनंद और घनानंद। नंद वंश के शासक कौन थे? महापद्मनंद और घनानंद। शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसका शासक था। मगध के प्रमुख शासकों के नाम: हर्यक वंश जिसके शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के शिशुनाग शासक था। नंद वंश के महापद्मनंद और घनानंद, ये मगध के राजवंश थे। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा योगदान था। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में किसका योगदान था? अजातशत्रु का, जो हर्यक वंश का शासक था। बाद में नंद वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र बनाया। तो पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र बनाने वाले थे नंद वंश के शासक। पाटलिपुत्र शीघ्र ही न केवल राजनीतिक वर्ण, शिक्षा व संस्कृति का भी केंद्र बन गया। नंद राजाओं ने माप तोल की नई प्रणाली चलाई। महाजनपद काल में नंद राजाओं ने माप तोल की नई प्रणाली चलाई। मगध साम्राज्य का इतना उत्थान हुआ कि लगभग 1000 वर्ष तक
एक साम्राज्य के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। इसी की नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यूनानी ग्रीक प्रमाणों से भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा का एक विस्तृत राज्य था, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर के समय में यूनानी ग्रीक प्रमाणों से भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा का एक विस्तृत राज्य था, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर के समय में व्यास नदी के आगे की शक्तिशाली जातियां एक साम्राज्य के अधीन थी और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंदों के पास एक बहुत बड़ा कोष था, साथ ही एक विशाल सेना भी थी, जिनसे भयभीत होकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, देखो सिकंदर की सेना व्यास नदी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, किसके भय से? इसका उत्तर होगा नंदों के भय से, क्योंकि उनके पास एक विशाल सेना थी। नंद वंश के शासकों ने धन संचय करने और विशाल सेना रखने के लिए अत्यधिक कर लगाए। करों का बोझ अधिक होने से प्रजा राजा को घृणा की दृष्टि से देखती थी। परिणाम स्वरूप असंतुष्ट वर्ग ने चंद्रगुप्त को अपना नेता बनाया, जिसने नंद वंश को समाप्त कर प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की मगध में नींव डाली। शब्दावली: आहत सिक्के, प्राचीन भारतीय मुद्रा, संचय इकट्ठा करना, यूनानी, ग्रीक, यूनान देश के निवासी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था अश्मक। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। धन्यवाद।